दिल की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल की बात उनकी जो बिहार के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं और शिक्षाविद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी की। स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। आप 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर जीते जी 85 और 90 में जी कांग्रेस पार्टी की टिकट से जीते। जी तो जनता पार्टी से कांग्रेस में जाने के पीछे क्या कारण रहा? जनता पार्टी में जब 77 के बाद मैंने 80 के बाद जनता पार्टी 4 भागों में विभक्त हो गई। जनता पार्टी, जनता एस, भारतीय जनता पार्टी और एक और था, हम समझते हैं भारतीय क्रांति दल। हम लोग ओरिजिनल जनता पार्टी में ही रह गए। हम लोग सत्येंद्र बाबू के साथ जुड़े हुए थे राजनीति में, तो पूरी पार्टी के साथ जब वो मर्ज कर गए कांग्रेस में, तो उनके साथ ही हम लोग उस पार्टी में गए। पार्टी हमने नहीं छोड़ी। जनता पार्टी पूरी बिहार की, सत्येंद्र नारायण सिंह अध्यक्ष थे, उनके साथ मर्ज कर गया और हम कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जो भी कार्यकाल था आपका, जब आप अध्यक्ष थे, कितना मजबूत कर पाए आप कांग्रेस को? देखिए, हमारी जितनी भी क्षमता थी, पूरी क्षमता और पूरी ऊर्जा कांग्रेस को जिंदा करने में, मजबूत करने में हमने झोंक दी। आप समझेंगे कि भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस के झंडे के नीचे आना एक आश्चर्यजनक घटना थी अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन जब हम शहीद स्मारक से लेकर के गढ़पुरा, जहाँ पर डॉक्टर श्री कृष्ण ने नमक सत्याग्रह किया था, वहाँ के लिए कूच किए, तो अशोक राजपथ से हम गुजरे और लोगों ने लिखा कि साहब, ये अशोक राजपथ पर कांग्रेस के झंडे के नीचे भारी संख्या में अल्पसंख्यक बाहर आए और वहाँ से जब आप चले जाएं तो पत्थर की मस्जिद, सुल्तानगंज, पटना सिटी अल्पसंख्यकों से भरा हुआ था। तो शहर के दोनों तरफ किनारे पर, छतों पर जिस तरह से भीड़ और जनसैलाब उमड़ा, तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि बिहार में कांग्रेस कैसा होगा। और हम लोग 5 बजे उठ जाते थे और निकल जाते थे इस नारे के साथ कि उठ जाग मुसाफिर, हो गई भोर, कांग्रेस चली गांव की ओर। सर, आपने जी तोड़ मेहनत की कांग्रेस को ज़मीन उसकी मजबूत करने में। फिर क्या कारण था कि कांग्रेस आपने छोड़ दिया? क्या वहाँ निर्णय लेने की मजबूरी थी? जिस समय स्वतंत्रता नहीं थी? निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं भी होती तो उसके लिए मुझे कोई गुरेज नहीं था। लेकिन उस समय 24 सीटों के साथ लालू यादव लोकसभा में थे 2005 में। 2004 में तो उन्होंने लोकसभा का सीट हमको नहीं ही लेने दिया। जो अध्यक्ष 40 सीट बांटता था और हमारे बाद के आने वाले अध्यक्षों ने बिल्कुल फुटहा की तरह सीट बांटा, तो हमको एक सीट नहीं दिया। दूसरा, मखदुमपुर जो मेरा ट्रेडिशनल सीट था, वहाँ से हम 56,000 वोट लेकर के हारे थे। वो सीट भी लालू यादव के इशारे पर, लालू यादव के दबाव पर हमको डिनाई किया गया। ये 2004-05, फिर 9 में और 2010 में लोकसभा विधानसभा दोनों डिनाई हुआ। 2014 में लोकसभा नहीं दिया, 2015 में जब विधानसभा नहीं दिया, और वहाँ वो देना चाहते थे जहाँ हम नहीं चाहते थे, किसी जगह से वो आरा में देना चाहते थे। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जहाँ आप चाहेंगे वहाँ हमारा जो ट्रेडिशनल सीट है वहीं से लड़ेंगे। अंत में लाचार होकर के हमको कांग्रेस छोड़ देना पड़ा। लेकिन 2005 से 2020 के बीच में हम किसी दल में नहीं गए, तो अलग एक फ्रंट बना करके, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह राजनीतिक चेतना फ्रंट, हम काम करते रहे। और बाद के दिनों में हमारे लोगों ने कहा कि आप अव्यवहारिक राजनेता हैं, सब लोग हवा के सहारे। आपको एक बात बिना पूछे हम बताना चाहेंगे कि हम समाज के जिस वर्ग से आते हैं उसके सारे नेता एनडीए में गए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हम कांग्रेस के साथ खड़े रहे। एनडीए में हमने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन जब लोगों ने कहा कि साहब, हमारे बेटा को नौकरी नहीं दिया, पोता को नहीं दिया, आप चले जाएंगे, हम सबों को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे, तब नीतीश कुमार, पुराने दिनों के हमारे साथी थे, हॉस्टल में, न्यूटन हॉस्टल में रहते थे,
और प्रशांत किशोर जी हमारे घर पर आए और तरह तरह की बात की है। तो लगता है कि कम्युनिकेशन गैप भी था। तो कांग्रेस तो कई लोग ज्वाइन करते हैं, पार्टियां ज्वाइन करते हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, लेकिन बापू सभागार में शायद ही कोई आदमी इतनी बड़ी संख्या में, हम 7-8 हज़ार लोगों के साथ ज्वाइन किया और नीतीश कुमार 30-40 मिनट हमारे तारीफ की पुल बांधते रहे। तो हमको लगा कि निर्णय ठीक ही होगा। लोकसभा नहीं दिया तो हमको लगा कि हो सकता है कहीं मंत्री बनाएंगे, तो मंत्री नहीं बनाया तो सोचा कहीं राज्यसभा देंगे, तो राज्यसभा भी नहीं दिया। तो सोचा कि विधान परिषद में देकर मंत्री बनाएंगे, तो भी नहीं दिया। समय मांगा तो समय भी नहीं दिया। तो ये परिस्थिति मेरे साथ चलता रहा हमेशा, और ये परिस्थिति हमको बाध्य किया कि हम वहाँ से अलग हो जाएं। तो क्या नीतीश जी एक पूरे वर्ग को नकार देने की प्रवृत्ति की वजह से ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की नहीं सोची? क्या उनका है प्रतिनिधित्व, तो वो चाहते हैं कि हर समाज से ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व, न केवल वर्ग विशेष जिससे हम आते हैं। आप देखेंगे समता पार्टी के फॉर्मेशन में शकुनी चौधरी की बड़ी भूमिका थी। शकुनी चौधरी जगदेव प्रसाद के बाद सबसे बड़े कदावर नेता थे, उनको भी अलग थलग किया। तो एक जितने लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस को अलग थलग किया, शरद यादव को अलग थलग किया, और हमें भी अलग थलग किया। हमसे तो कोई खतरा था नहीं, लेकिन शायद वो चाहते नहीं थे कि कोई आदमी जिसका अपना थोड़ा भी वजूद हो, उसको अपने अगल बगल देखना नहीं चाहते थे। अच्छा, आप इससे अलग हट करके, जैसा कि आपका कद है और जिस तरह से आप एक एग्रेसिव भी व्यक्तित्व देखा जाता है समाज में आपका, तो सिर्फ एक जाति की ही राजनीति तक अपने आप को क्यों सीमित करके चले? आप सभी जातियों के सर्वमान्य नेता के रूप में अपने आप को क्यों नहीं पेश किया? देखिए, जाति की केवल राजनीति हम करते हैं ऐसी बात नहीं। हमें कोई अपने जाति से कोई परहेज नहीं है, लेकिन दूसरे जातियों का भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा जमात है। नीतीश कुमार जी ने ऐसे मुकाम पर बिहार की राजनीति को पहुंचा दिया है कि समाज को लालू जी ने अगड़ा और पिछड़ा में बांटा। इन्होंने अति पिछड़ा, दलित को दलित, महादलित और सारे समाज को टुकड़ों में विभक्त कर दिया। हर जाति की अपनी पार्टी है। तो हम केवल एक जाति की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसने आज़ादी की लड़ाई में, जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, और आज़ादी के बाद बिहार के नवनिर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका थी। यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या था वह था स्वास्थ्य का और शिक्षा का, जिन्होंने अपनी ज़मीन दान दी। न केवल ज़मीन दान दिया, बल्कि स्कूल कॉलेज के भवन बनवाए, और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में, और फिर स्वास्थ्य के लिए ज़मीन दिया, अस्पताल बनवाए। वैसे समाज को बिल्कुल राजनीतिक रूप से समझें कि वो मूल्य रहित बनाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ मतलब आपका कहना है कि जो सूबे का जो मुखिया है वो एक विशेष जाति, मतलब मैं खुल के कहूँगा तो भूमिहार जाति को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम समाज का सबका साथ, सबका विकास हम चाहते हैं, और वो करे तो उसमें कोई गुरेज नहीं हमको। और यदि वो अति पिछड़े को, महादलित को विशेष सुविधा देते हैं, वह भी स्वागत योग्य है। लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग जिसने इनको गद्दी में बिठाने के लिए 12 सेनारी जैसे 1 दर्जन नरसंहार का दंश झेला, जिसने हजारों आदमी का अपनी कुर्बानी देकर के इनको सत्ता पर बैठाया, अब उसको बिल्कुल राजनीतिक रूप से ही महत्वहीन बनाना चाहते हैं। तो इस चुनौती को किसी न किसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और कभी कभी चुनौतियां इससे सामने आ जाती हैं जब इंसान को जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहता है, वो करने को विवश करता है। आज की स्थिति में हम चाहेंगे भी तो कोयरी या कुर्मी के नेता नहीं हो सकते, हम जादव के नेता हो नहीं सकते,
दुसाध के नेता हो नहीं सकते, मांझी के नेता हो नहीं सकते। तो एक बड़ा जमात बनाने के लिए भी तो आपको एक पहले अपना जमात बनाना होगा, तभी धीरे 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 लोग उससे जुड़ेंगे। नीतीश कुमार जी कुर्मी चेतना रैली में गए, किया हुआ तो सतीश कुमार का था। जब कुर्मी उनके साथ गोलबंद हुए तो कुशवाहा भी हुए, ऊंची जाति के लोग भी हुए, अति पिछड़े भी हुए, लेकिन एकाएक तो नहीं हुए। जब उनको थोड़ी तो पूंजी आपको चाहिए समाज के अन्य वर्गों को एक साथ करने के लिए। और हमारा ये प्रोग्राम है कि हम केवल एक जाति की राजनीति नहीं करेंगे, समाज के दूसरे वर्गों को भी जोड़ेंगे। और किसी वर्ग के प्रति हम हमारे मन में या हमारे जमात के मन में भी हम कोशिश करेंगे कि कोई घृणा का भाव और कोई उपेक्षी का भाव नहीं रहना चाहिए, उस काम को करेंगे। 30 साल में कांग्रेस ने अपना जनाधार खोया है। जी खोया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो दिल्ली की राजनीति, जो लॉबी की राजनीति करते थे, एक एक करके जनाधार वाले नेता को काटते चले गए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो आप कहना जो चाहते हैं एक जाति की नहीं, एक जमात की पार्टी थी। और समाज के सभी वर्गों के में उसके कदावर नेता थे, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित हों, मुस्लिम हो, सबके कदावर नेता उसमें होते थे। ये सारे लोगों को दरकिनार कर दिया। दरकिनार किया तो इनका आधार खिसक गया। और वो आधार खिसका तो लालू जी से लड़ने के लिए कुछ लोग नीतीश जी की ओर गया, समाज का एक वर्ग ऊंची जाति के लोग। तो भाजपा से लड़ने के लिए जो अल्पसंख्यक था वो चला गया लालू जी के साथ। और इस तरह से इनका पूरा जो जनाधार था खंड खंड विभक्त हो गया। 2005 के चुनाव में कांग्रेस और राजद के गठबंधन को तोड़ने का आरोप आप पर लगता है। जहां हम लोग बैठे हैं इसी कमरा में रामविलास जी आए शाम को 7 बजे बिना मेरी सूचना के, और आ करके दोनों हाथ से पकड़ लिए हमको कि हम लोग दोनों मिल करके चुनाव लड़े। तो हमने कहा कि आपके जैसा हम हाई कमांड तो है नहीं, हमारी पार्टी में तो डिसीजन सब कुछ दिल्ली से होता है, सोनिया गांधी करेंगी। तो उन्होंने कहा कि अभी जो आपका पार्टी में स्थिति है, सोनिया गांधी आपको इग्नोर करके नहीं चल सकती हैं। और लालू जी से उन्होंने कहा भी, सोनिया गांधी ने, कि अभी जो हमारा प्रेसिडेंट है पार्टी यदि छोड़ देगा तो बहुत मुश्किल हमारे सामने हो जाएगी। तो हमने सोनिया गांधी को कहा कि मैडम 1/3 से कम पर, लालू जी कहते थे 12 ले लीजिए, अरे चलिए 22 ले लीजिए, बहुत हुआ। अरे कहाँ आपके पास कैंडिडेट है, अब जाइए ना। तो मैंने सोनिया जी को कहा कि मैडम 1/3 नॉट लेस देन 80 एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि आप दूसरे को बनाना चाहते हैं तो मेरा इस्तीफा आपके चरणों में है, आप जिसको बनाना चाहे बना दीजिए, मैं इस पाप का भागी नहीं होऊंगा। तो 80 सीट पर हम लड़े। इतना दिन से आप देखिए अडवाणी जी और जौहर साहब और भाजपा लड़ते रहे, कहाँ लालू जी को अब 10 करा सकते। हम लोग लड़े और ऐसी सरकार बनी जो कुछ ही दिन तक चली। फिर दूसरे बार चुनाव हुआ तो उसमें भी 29 सीट रामविलास जी आए। उसके बाद जो अक्टूबर में चुनाव हुआ तो केजे राव आ गए और वो बूथे बूथ हेलीकॉप्टर गिरा करके वो फेयर चुनाव करा दिया। मतलब सीधी बात है कि लोजपा के साथ गठबंधन कांग्रेस का आपकी वजह से ही हुआ। जी, हमारी वजह से हुआ और उसी में हारे। आप समझिए कि पहला बार जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे पास उस कमरे में ललन सिंह और पीके शाही आए कि आप राज्यपाल से, चूँकि राज्यपाल उस समय पांडे थे, एक स्टैंड लिया कि हम उसी को ओथ कराएंगे जिसको बहुमत होगा। बाद में जब स्टेप इन किए आडवाणी जी तो उन्होंने कहा कि अब तो हम ले लिए हैं, कोई हमको आधार चाहिए। तो रामविलास जी ने टाइम फिक्स करवाया और हम गए और लिख के दिया कि हम 12 MLA से सपोर्ट करेंगे। 22 MLA था, हमारा अधिकार नहीं था चूँकि हम वर्किंग प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट सदानंद बाबू थे। हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे सदाकत आश्रम में अपने ही पार्टी से कि तब लालू जी को समर्थन पार्टी नहीं करे।
इसी बीच में नीतीश कुमार ने फोन किया कि अब तो होइए न गया से भूख हड़ताल तोड़ी है, और हमने तोड़ा भी। ओथ ले लिए। ओथ लेने के बाद दूसरे दिन 12 बजे रात में हमको फ़ोन किए कि सो गए हैं। हम कहीं नहीं सोए, ना सोए से कोई मतलब नहीं, आप क्या बात है बताइए, आप तो आ सकते हैं। कहीं बिल्कुल आ सकते हैं। और हम गए, वो बैठे हुए थे अकेले, तो कहा कि इस्तीफा कर देते हैं। कहीं क्यों? तो बाहर जो हमारा बॉडीगार्ड है वो भी यादव है, यहाँ का केयर टेकर है वो भी यादव है, क्या करेंगे, सबको एमएलए को बंद किए हुए पाटलिपुत्रा होटल में काबूदीन। तो इतना बेबस थे। और दूसरे दिन हमको फिर बुलाए रामविलास जी, नीतीश जी के नॉर्थ ईस्ट के पूरी आवास पर कि आप आइए। तो हम वहाँ गए तो कहे कि चलिए विधानसभा, इंडिपेंडेंट एमएलए को समझाने के लिए। तो हम कहे हम तो नहाए भी नहीं है। अरे नेता नहाता है, चलिए। हम चुनाव हारने के बाद पहला बार गए असेंबली में, और असेंबली में गए तो लालू जी ने कहा कि रात भर रत जगा केले बड़ा वहीं संतोष नहीं के भइल। कोई जवाब मेरे पास नहीं था। और इस बात को सोनिया जी के सामने उन्होंने कहा कि तो एनडीए के लिए काम कर रहे थे, ही इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। और लालू जी ने हमको टिकट नहीं लेने दिया। और इस इंसान के साथ हम गए, पूरी ईमानदारी से खुले मन से गए। तो और हमको मिलने के लिए 3 महीना तक टाइम नहीं दिया। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में आपकी बड़ी भूमिका थी। हमारी ही केवल भूमिका थी और किसी की भूमिका नहीं थी। नीतीश कुमार को जी 12 फरवरी 2019 को जदयू में शामिल होते हैं जी। और उसके बाद ऐसा क्या होता है कि साल भर भी लगभग नहीं गुजरता और आप नीतीश कुमार के विरोधी हो जाते हैं और बड़े ही सख्त लहजे में आप उनका विरोध करते हैं। जी साल भर नहीं, हमारे पर एक आरोप लगता था कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसलिए हम अपमान की घूंट पीने तक 2 साल तक 12 फरवरी से लेकर के और 12 फरवरी में पूरा 19 और पूरा 20 तब हमने इस्तीफा किया। और नीतीश कुमार के साथ इस बीच में जब हम गए थे तो यह हमारी उम्मीद थी कि लोकसभा में जहानाबाद हमको लड़ाएंगे, और एक बाहरी व्यक्ति जो को जाकर लोकसभा में लड़वाया उसको भी हम माना। फिर बाद में मंत्रिमंडल बना, उसमें भी हमको शामिल नहीं किया। राज्यसभा बना तो राज्यसभा में जिसको भी भेजा वो हमसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा और राजनीतिक अनुभव के कोई व्यक्ति तो नहीं थे, तो उसको भेजा। विधान परिषद में टॉम डी खेरी को भेजा, उसमें भी हमको नहीं दिया। इतना ही नहीं, हम समय जब मांगते रहे तो 2-3 महीने तक हमको मिलने का समय नहीं दिया। 15 सितंबर को एक फ़ोन आया उनका कि हम तो मिलते नहीं हैं, पूर्व अध्यक्ष सब मिलते हैं, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह और विजय चौधरी, आपसे विजय चौधरी मिलेंगे। ये हमको बड़ा बुरा लगा। तो हमने कहा कि विजय चौधरी तो हमारे सेक्रेटरी थे, हम प्रेसिडेंट थे, तो आपको कहेंगे नरेंद्र मोदी की प्रेम कुमार से मिल लीजिए तो कैसा लगेगा? ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। फोन कट हो गया। आपने इस तलखी की वजह से आपने एक ये भी बयान दिया था कि ये पार्टी 25 से 30 सीट पे सिमट जाएगी। जी बिल्कुल। और चुनाव में इसका क्या माना जाए कि आपके कहने का इतना असर हुआ कि पार्टी तो बहुत ही सिमट गई, अपना विस्तार जो है उसने। जो एक बात तो देखेंगे कि जहानाबाद अरवल दोनों जिलों में जहां पर इनका कैंडिडेट सब सारा के सारा कैंडिडेट जीता था, 6 में 1 सीट पर भी नहीं जीत सके, और पूरे मगध में भी 1 सीट पर नहीं जीत सके। हम जीतन मांझी सब जगह जीते लेकिन मखदूमपुर में नहीं जीत सके, जहां हमारा ट्रेडिशनल सीट था। उन्होंने फ़ोन भी हमको किया, तो हमने कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं नीतीश कुमार के। तो और हमारे पास कोई साधन नहीं था, हमारा उम्र के हिसाब से पैदल जितना हम दौड़ सकते थे दौड़ भाग किए। यदि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता तेजस्वी यादव जैसा और नीतीश कुमार जैसा, तो 10 सीट इनको और कम आता। आपका आकलन जो है, कैलकुलेशन, वो लगभग आसपास था। माहौल तो इनके खिलाफ बनाने का काम हमारा बयान। दूसरा, आपने एक और बयान दिया था कि आपको ये बखूबी मालूम है कि
पार्टी का नेतृत्व जो करता है उसे कैसे पार्टी चलानी है और धन कहाँ से लाना है, कैसे धन आता है पार्टी चलाने के लिए, ये आपको पता है? देखिए, पहले तो जो एक मान्य सिद्धांत है, आप लोग ही जानते हैं कि जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग करते थे और उसके बदले में पार्टियां भी सरकार सत्ता में आने पर उनको करती थी। लेकिन बिहार में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है अपना, कोई बड़ा बिग इंडस्ट्री भी है वो झारखंड में है, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री नहीं है जैसा कि अन्य राज्यों में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में है। तो आखिर पार्टी चलाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो जीतन मांझी ने कहा था कि यहाँ पर एस्टीमेट घोटाला है। ये एस्टीमेट घोटाला क्या है कि 1200 का यदि कोई पुल बनने वाला है तो उसका एस्टीमेट बना 8000 का, तो 1500 का बना देगा तो पुल भी बढ़िया बन जाएगा और जो फंडिंग भी हो जाएगा। आप पर एक आरोप और लगता है कि आप अवसरवाद की राजनीति करते हैं। अवसरवाद के हम समझते हैं कि और सब आरोप लगाई है, अवसरवाद का तो हम पर लगता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा हवा के विपरीत, लालू यादव और कांग्रेस की सत्ता थी तो हमने उसके खिलाफ, लालू जी के खिलाफ काम किया। एनडीए के पक्ष में हवा थी, हमारे समाज के सभी लोग एनडीए के साथ थे, हम कांग्रेस के साथ खड़े रहे। तो ये कितना न्यायपूर्ण होगा अवसरवाद का आरोप हम पर लगाना, ये आप पर हम छोड़ते हैं। आरोप ये भी है कि आपने पुत्र मोह में नीतीश कुमार का जदयू छोड़ा। नहीं, पुत्र का हमारा कहाँ कुछ इन्वॉल्व था। पुत्र को तो हमने कोई टिकट हमको दिया न कुछ किया, तो पुत्र में मोह में छोड़ने का मतलब टिकट नहीं दिया इसलिए भी आप नाराज थे? आपकी नाराजगी? हमको राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया, हम इसलिए नाराज थे। सर, आप साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। हम एक बात जानना चाहते हैं, आपकी दिल की बात। राजनीति में युवाओं का आना, पढ़े लिखे लोगों का आना कितना ज़रूरी है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में केवल पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए। वर्तमान राजनीति में आप स्वयं को कहाँ पाते हैं? वर्तमान राजनीति में हम छले हुए या छूटे हुए अपने को पाते हैं, लेकिन हमको अभी संघर्ष करने की मुद्दा है। परिस्थिति को हम बदलने का प्रयास करेंगे, हम परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। कोई गीत, कोई गाना आप लोग के यंग जब थे तो उस टाइम का जो आपको प्रभावित करता हो? उस समय तो था वो गीत गाया पत्थरों ने, जब था कि देश में थी दिवाली, हम लोग खेल रहे थे होली, तो ये सब गाना जो था ये अच्छा लगता था, गीत गाया पत्थरों ने। कोई फेवरेट फिल्म का कोई सितारा? गीत गाया पत्थरों ने हमने देखा था। फेवरेट फिल्म का सितारा आप कह सकते हैं कि सुनील दत्त जी हमको और राजकुमार अच्छे लगते थे, लेकिन हमने बहुत कम, आधे दर्जन से ज़्यादा फिल्म हमने जिंदगी में नहीं देखा, तो वो एस्पेक्ट मेरा बड़ा वीक है जी। राजनीति और आपको कविताओं से तो मैंने महसूस किया है कि लगाव है, तो आप दिनकर जी की कविताओं की पंक्तियां आपको याद रहती हैं? कभी कभी आप कोट करते हैं? कभी जब हमारा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड था और जब कभी कठिनाइयों से जूझना होता था तो हम दिनकर जी की कविता पढ़ते थे। पत्थर मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, मेहंदी जब सजती है प्रहार, बनती लाओं के श्रृंगार, तो ये सब चीज़ पढ़ते थे हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की बात में आपने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। और दर्शकों, अगली बार फिर हम मिलेंगे दिल की बात में किसी और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।